नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। संकट मोचक मोदी, जिनकी बातों में आत्मविश्वास है, इरादे पत्थर से मजबूत हो और किसी भी मुसीबत का मुस्कुराकर हल ढूंढ ले, वही संकट मोचक कहलाता है। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया के तमाम नेताओं का इम्तिहान हुआ, लेकिन जिस तरह अपने लोगों को महामारी से बचाए रखने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल रहे, वैसा दुनिया का कोई और दूसरा नेता नहीं कर पाया। कोई और नेता ऐसा करिश्मा नहीं कर सका। इतना ही नहीं, आज तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हिंदुस्तान की सेहत सुधरी है। तभी तो पीएम मोदी संकट मोचक कहलाते हैं। देश भर के लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में नए नए एम्स भी खोले जा रहे हैं। हमें मालूम है, हृदय का अंदर स्टेंट डलवाना है तो कहीं जाओ तो बोले 50,000, कोई कहे 1 लाख, कोई। गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो और इसके लिए भी जन औषधि केंद्र अस्पतालों में खोले गए हैं। ये कहानी हिंदुस्तान के उन करोड़ों राधेश्याम की है जिनकी जेब में ना तो पैसा है और ना ही महंगे अस्पतालों में इलाज कराने की क्षमता। लेकिन 2014 के बाद भारत में जो परिवर्तन की कहानी शुरू हुई, उसमें लोगों की सेहत सुरक्षा भी शामिल है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होंगी। आयुष्मान भारत योजना अफोर्डेबल हेल्थ केयर के क्षेत्र में वो क्रांतिकारी कदम है जिससे करोड़ों हिंदुस्तानी सीधे लाभान्वित होते हैं। इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक जुड़े हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार की ओर से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाती है। नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले से ही जनता के लिए अच्छे अच्छे काम मेडिकल के फील्ड में करे। पीएमजे योजना लाए, जिससे जो नीचे की 50% गरीब पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने 5 लाख तक की बीमा योजना है इसमें पीएमजे कार्यक्रम में, जिसका फायदा एक गरीब इंसान को मिल सकता है। कभी महंगी दवाएं आम इंसान की जेब खाली कर देती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या के समाधान के लिए भी ऐतिहासिक फैसला लिया और शुरुआत हुई जन औषधि केंद्रों की। जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाएं। इस योजना के तहत देश भर में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां 800 से ज्यादा दवाइयां 90% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इन जन औषधि केंद्रों का संचालन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की निगरानी में हो रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं, बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ लोगों के हेल्थ की सुरक्षा के लिए बीमा और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई, तो दूसरी तरफ कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के महंगे इलाज को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया। हार्ट स्टेंट और नी इम्प्लांट्स की कीमत पहले से कम हुई। अब हार्ट स्टेंट लगवाना या घुटनों का प्रत्यारोपण, दोनों ही उपचार पहले से 85% तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। पहले दवा लगे स्टेंट का खर्च 80 से 90 हजार तक आता था। अब 28,000 के खर्च में स्टेंट लगवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी तरह नी इम्प्लांट्स के दाम में 50 से 70% तक की गिरावट आ चुकी है। सुना होगा कि स्टेंट की कॉस्ट की कैपिंग की गई थी, जिससे बहुत से गरीब मरीजों को फायदा हुआ और कंपनियों ने स्टेंट के दाम जो है 70% तक कम कर दिए। सबसे बड़ा काम जो है वो कैंसर के फील्ड में हुआ है। 41 एंटी कैंसर मेडिसिन की जो कैप्ड है प्राइस, उसको 30% से ज़्यादा कैप करके करीब 400 ऐसी दवाएं हैं
जो कैंसर में गरीब मरीजों के लिए खास तौर से इस्तेमाल होती है, जिनकी कीमत में 80 से 90% की गिरावट आ गई है। भारत में किडनी के पहले करीब 12 लाख हॉस्पिटल बेड थे, जो आज बढ़कर के 19 लाख हॉस्पिटल बेड हो चुके हैं। जो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में सीट्स होती थी, 91,000 मेडिकल सीट्स थी, जो बढ़कर के करीब 1.5 लाख सीटें हो चुकी हैं। जो करीब 56% की सीट की वृद्धि हुई है, करीब 80% की पोस्ट ग्रेजुएट सीट में वृद्धि हुई है। दवाओं की कीमतें, स्टेंट जो आर्टिफिशियल जॉइंट डाले जाते थे, उनको मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में प्रोड्यूस करके उनके प्राइस को कंट्रोल किया गया है। इसके अलावा भी हेल्थ सेक्टर में बदलाव के लिए पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाईं, जिनमें मिशन इंद्रधनुष से संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य, बच्चों और माताओं के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, 12,000 करोड़ के बजट में वेलनेस सेंटर को मंजूरी जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन किया जा रहा है, जो जीडीपी जो मेडिकल पे खर्चा करीब 1.2% जीडीपी का होता था, जो 2025 तक बढ़ा करके 2.5% करने की बात की जा रही है। इससे एक आधारभूत चेंज आता है। आप देखिए कि मेडिकल टूरिज्म की हम बात कर लेते हैं। मेडिकल टूरिज्म में 2014 के पहले करीब $1 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म आता था, जो आज की डेट में बढ़कर के $6 बिलियन का मेडिकल टूरिज्म हो चुका है। कोरोना काल में पीएम मोदी के विजन और फैसलों की झलक पूरी दुनिया ने देखी। तब भारत ने सिर्फ अपने लोगों की सेहत का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों तक वैक्सीन और हेल्थ उपकरण पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों के चलते आज हिंदुस्तान की सेहत तेजी से सुधर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे काम नहीं किए हैं, बल्कि उनके विजन ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूत नींव प्रदान की है। किसी भी देश की ग्रोथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। संसाधनों की उपलब्धता और बेहतर कनेक्टिविटी ही देश की दिशा तय करती है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक जोर दिया। इसमें नई नई सड़कों का निर्माण और बेहतर हाईवे शामिल हैं। प्रधानमंत्री के इसी विजन का नतीजा है कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने कई नए कीर्तिमान बनाए। साथियों, व्यापार और उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कोस्टल हाईवेज बन रहे हैं, जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। मार्च 2014 तक जहां देश में 91,287 किलोमीटर लंबा हाईवे का नेटवर्क था, वहीं 2021 तक देश में 1,41,000 किलोमीटर लंबा हाईवे का नेटवर्क बनकर तैयार हो गया। यानी सिर्फ 7 सालों में ही हाईवे नेटवर्क करीब 45% बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया जब देश में प्रतिदिन 32.85 किलोमीटर हाईवे निर्माण कर नया कीर्तिमान रच दिया। 2014 से पहले करीब 20 किलोमीटर भी नहीं बना पाते थे, आज वो करीब 37 to 40 किलोमीटर बना रहे हैं। जो नए टारगेट्स हैं, जो NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के करीब 60 किलोमीटर पर डे का है। तो मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की योजनाओं के साथ हमारा देश विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अकेले उत्तर प्रदेश में ही 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,828 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, जिसमें 662 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 13,325 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर NHAI ने कनेक्टिविटी ड्राइव की गति बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिसमें एक अभिनव भारतमाला परियोजना को आगे बढ़ाते हुए कुल 5.35 लाख करोड़ की लागत से 34,800 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बनाने के काम चल रहा है। इसमें तमाम तरह के आर्थिक गलियारे, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट, नेशनल कॉरिडोर दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें शामिल होंगी। भारत की सड़कें दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हो गई हैं। जहां पे हम करीब 37-40 किलोमीटर बना रहे हैं,
साथ ही हम उसमें ये भी देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, उसमें सीमलेस ड्राइव हो, इंजीनियरिंग जो रोड इंजीनियरिंग है वो अच्छी क्वालिटी की हो। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहे हैं। 2014 के बाद एक तरफ तमाम नेशनल हाईवे को मंजूरी मिली तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने गति शक्ति जैसी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारा। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ करते हुए इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया, जिसका लक्ष्य 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अलावा गांवों तक 4G कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और 17,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन नेटवर्क को भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। वहीं 2024-25 तक नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और 200 से अधिक नए हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा। यानी हिंदुस्तान को एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ा जा चुके हैं जिसमें तमाम विभाग एक ही विंडो पर मिलकर देश की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर हिंदुस्तान को तरक्की के नए पथ पर लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है। क्राइम ब्रांच ने मिलावटी कुकिंग ऑयल पकड़ा है और राजेश्वरी एग्रो इंडस्ट्रीज पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। 1100 किलो मिलावटी कुकिंग ऑयल पकड़ा गया है। रिफाइंड डालडा और तेल से तैयार हो रहा था कुकिंग ऑयल। देहात में खपाया जा रहा था कुकिंग ऑयल। बरामद कुकिंग ऑयल की कीमत 91,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलावट का खेल उजागर हुआ है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी कुकिंग ऑयल पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। राजेश्वरी एग्रो इंडस्ट्रीज पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। 1100 किलो मिलावटी कुकिंग ऑयल भी पकड़ा है। फिलहाल सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई होगी जैसे ही रिपोर्ट आएगी। बता दें आपको, ये बड़ा मिलावटी खेल सामने आया है। खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जांच के लिए सैंपल भी भेज दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, बड़ा यहां पर मिलावट का धंधा चल रहा था, खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और क्या क्या इसमें सामने आया है? कहां कहां से कनेक्शन थे, कितने समय से बना रहे थे, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, राजेश्वरी एग्रो इंडस्ट्रीज नाम का ये प्रतिष्ठान था जहां जो मिलावटी कुकिंग ऑयल है उसकी बनने की और यहाँ से सप्लाई होने की शिकायतें मिली थी और शिकायतों को पुख्ता करने के बाद आज क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब छापामार कार्रवाई की तो तत्कालीन छापेमारी के साथ ही उन्होंने खाद्य विभाग की टीम को भी बुला लिया था। तो राजेश्वरी एग्रो इंडस्ट्रीज के यहाँ करीब 1100 किलो कुकिंग ऑयल जो मिलावटी पाया गया है, जी इसको डालडा, तेल और अन्य सामान मिलाकर ये तैयार करते थे और उसको ब्रांडेड कुकिंग ऑयल के नाम से ग्रामीण इलाकों में या आसपास के इलाकों में ये सप्लाई करने का काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने खाद्य विभाग के जरिए इसकी सैंपलिंग कराई है और ये कुकिंग ऑयल जब्त कर लिया। अब इन पर पूछताछ भी की जा रही है किस तरह से ये लंबे समय से काम चल रहा था और सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर इसमें और भी जो अगली कार्रवाइयां हैं वो पुलिस और खाद्य विभाग की टीम करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल में मारपीट हुई है। महिला बंदी गृह में मारपीट हुई है। जेल में वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है
और मारपीट का मामले सामने आया। महिला कैदी मोनिका सचदेव ने जेल पुलिस की पिटाई की है। जेल प्रशासन ने मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। गंज थाने में शिकायत दर्ज हुई है। एएसपी सुखनंदन राठौर का बयान भी सामने आया। शिकायत के बाद मामला दर्ज होगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।